ईरान और इजराइल की कहानी आधुनिक भू राजनीति की एक गहरी त्रासदी है। शांत सहयोग से खुले अस्तित्वगत दुश्मनी में एक बदलाव। 1979 से पहले दोनों देश दुश्मन नहीं थे। वे वास्तव में एक जटिल मध्य पूर्व में गोपनीय सहयोगी थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अधीन ईरान ने इजराइल के साथ एक व्यावहारिक और कार्यात्मक संबंध बनाए रखा। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा की, व्यापार में लगे रहे और पैन अरब राष्ट्रवाद के प्रभाव को रोकने में एक सामान्य हित देखा। ये रणनीतिक गणना से पैदा हुई एक साझेदारी थी, एक शांत समझ जिसने क्षेत्र की अधिक दृश्यमान दोष रेखाओं को पार किया, जिससे शक्ति का एक स्थिर, भले ही अनकहा, अक्ष बन गया। सहयोग का यह युग अब उनके साझा इतिहास में एक दूरस्थ, लगभग अविश्वसनीय अध्याय जैसा लगता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के भूकंपीय बदलाव से सब कुछ बदल गया। शाह का तख्ता पलट और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का उदय सिर्फ ईरान को फिर से नहीं बनाया, इसने मौलिक रूप से अपनी विदेश नीति और विश्व मंच पर अपनी पहचान को फिर से तार-तार कर दिया। नया इस्लामी गणराज्य क्रांतिकारी विचारधारा की नींव पर बनाया गया था, जो दृढ़ता से पश्चिमी विरोधी था और सबसे विहेमेंटली झायोनी विरोधी था। इजराइल एक बार एक रणनीतिक साझेदार को लिटिल सैटर्न के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। ग्रेट सैटर्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक करीबी सहयोगी। यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक गहरा वैचारिक बदलाव था, जो इजराइल राज्य को एक नाजायज इकाई और मुस्लिम दुनिया के केंद्र में एक साम्राज्यवादी चौकी के रूप में परिभाषित करता था। यह नया सिद्धांत तेजी से कार्रवाई में बदल गया। ईरान ने खुद को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध के अग्रदूत के रूप में स्थापित किया, फिलिस्तीनी कारण को अपने क्रांतिकारी मिशन का एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में अपनाया। इसने क्षेत्र भर में प्रॉक्सी बलों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, एक रणनीति जिसे अपने प्रभाव को प्रोजेक्ट करने और इजराइल को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया था। इनमें से सबसे दुर्जय प्रॉक्सी लेबनान में हिजबुल्लाह बन गया, तेहरान द्वारा निर्मित और वित्त पोषित एक शक्तिशाली आतंकवादी समूह और राजनीतिक दल। हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के माध्यम से ईरान दूसरे माध्यम से युद्ध छेड़ सकता था, इजराइल की सीमाओं पर लगातार सुरक्षा खतरा पैदा कर रहा था और अपनी झायोनी विरोधी विचारधारा को क्षेत्रीय परिदृश्य में गहराई से स्थापित कर रहा था। इजराइल के लिए तेहरान में इस वैचारिक परिवर्तन को तत्काल और बढ़ते अलार्म के साथ देखा गया। एक शांत सहयोगी से एक क्रांतिकारी राज्य में बदलाव, जो खुले तौर पर अपने विनाश का आह्वान कर रहा था, एक रणनीतिक दुःस्वप्न था। 1979 से पहले का शक्ति संतुलन टूट गया था, एक नए और अप्रत्याशित खतरे से बदल दिया गया था। ईरान की बयानबाजी को केवल दिखावा के रूप में खारिज नहीं किया गया था, इसे एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा, एक शक्तिशाली क्षेत्रीय अभिनेता से इरादे की घोषणा के रूप में देखा गया था। इसने दशकों के संघर्ष की नींव रखी, एक शीत युद्ध जो सुलगता रहेगा और कभी-कभी उबलता रहेगा, आपसी संदेह और दोनों तरफ से गहरे विश्वास से परिभाषित होता है कि दूसरा उसके अस्तित्व के लिए एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, कई लोगों को जिस प्रत्यक्ष टकराव का डर था, वह मटीरियलाइज नहीं हुआ। इसके बजाय ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष एक गुप्त और खतरनाक छाया युद्ध में बदल गया। यह एक ऐसा युद्ध था जो पारंपरिक युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि गुप्त अभियानों, साइबर हमलों और लक्षित हत्याओं के माध्यम से लड़ा गया था। यह एक अस्पष्ट, अघोषित संघर्ष था, जहां जिम्मेदारी को अक्सर अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन व्यापक रूप से समझा गया था। इजराइल ने अपनी ओर से ईरान की रणनीतिक क्षमताओं को पंगु बनाने के उद्देश्य से कई ऑपरेशन किए हैं। इन कार्रवाइयों को अराजकता फैलाने और इजराइल को अल्टीमेट थ्रेट के रूप में परसीव करने वाली चीज को देरी करने के लिए डिजाइन किया गया था। ईरान का तेजी से बढ़ता परमाणु कार्यक्रम। इस दशकों लंबे संघर्ष के केंद्र में परमाणु सशस्त्र ईरान का खतरा है।
इजराइल के लिए यह अल्टीमेट रेड लाइन है, एक अस्वीकार्य जोखिम जिसे उसने किसी भी कीमत पर रोकने की कसम खाई है। जबकि तेहरान ने लगातार यह बनाए रखा है कि उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्यों के लिए हैं। इजराइल और कई पश्चिमी शक्तियां गहराई से स्केप्टिकल बनी हुई हैं। वे ईरान की गोपनीयता और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास को एक गुप्त हथियार कार्यक्रम के सबूत के रूप में इंगित करते हैं। तेल अवीव में डर यह है कि एक परमाणु बम एक ऐसे शासन के हाथों में है जो खुले तौर पर अपने उन्मूलन का आह्वान करता है, किसी भी अन्य की तरह एक अस्तित्वगत संकट पैदा करेगा, मौलिक रूप से शक्ति संतुलन को बदल देगा और पूरे क्षेत्र को बंधक बना लेगा। इस परसीव्ड थ्रेट का मुकाबला करने के लिए इजराइल ने कथित तौर पर तोड़फोड़ का एक अथक अभियान चलाया है। इसमें परिष्कृत साइबर हमले शामिल हैं, जैसे कि स्टक्सनेट वायरस जिसने ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया, और ईरान के परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर प्रमुख हस्तियों की लक्षित हत्याएं। इनमें से सबसे साहसी 2022 में शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या थी, जो कथित तौर पर एक रिमोट नियंत्रित मशीन गन से की गई थी। ये ऑपरेशन इजराइल से एक स्पष्ट संदेश है, यह ईरान के परमाणु दहलीज को पार करने का इंतजार नहीं करेगा। यह सीधे गुप्त कार्रवाई करने को तैयार है ताकि कार्यक्रम को भीतर से बाधित और भंग किया जा सके। डिप्लोमैटिक फॉलआउट या प्रतिशोध के जोखिम की परवाह किए बिना इस छाया युद्ध ने एक खतरनाक और अस्थिर संतुलन बनाया है, एक परपेचुअल लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो लगातार एक पूर्ण स्तरीय युद्ध में बदलने की धमकी देती है। प्रत्येक गुप्त कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई स्टेक्स को बढ़ाती है, अविश्वास को गहरा करती है और एक राजनयिक समाधान को और भी मायावी बनाती है। जून 2025 के मध्य तक परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास, जैसे कि ओमान में बातचीत, ठप हो गए हैं। ईरान के यूरेनियम को समृद्ध करने के अधिकार पर जोर देने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के गहरे सीटेड फियर्स के बीच फंसे हैं। छाया युद्ध सुलगता रहता है, एक निरंतर खतरनाक अनुस्मारक उस अनसुलझे परमाणु प्रश्न का जो पूरे मध्य पूर्व पर छाया हुआ है। लंबा सुलगता छाया युद्ध 2024 में भयावह रूप से खुले संघर्ष में बदल गया, जिससे मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय तबाही के कगार पर पहुंच गया। जुड़ाव के अनकहे नियम अप्रैल 2024 में टूट गए, जब इजराइल ने ईरान के भीतर गहरे लक्ष्यों पर बड़े हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। ये सामान्य गुप्त अभियान नहीं थे। सैन्य ठिकानों, संवेदनशील परमाणु सुविधाओं और यहां तक कि तेहरान के आवासीय क्षेत्रों में भी विस्फोटों की सूचना मिली थी। यह एक नाटकीय और अभूतपूर्व वृद्धि थी। इजराइल द्वारा संप्रभु ईरानी क्षेत्र पर एक सीधा सैन्य हमला। संदेश स्पष्ट था, प्रॉक्सी के माध्यम से और छाया में लड़ने का युग समाप्त हो गया था। इजराइल अब सीधे ईरान पर हमला करने को तैयार था। ईरान की प्रतिक्रिया तेज, ऐतिहासिक और समान रूप से एस्केलेटरी थी। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार इस्लामी गणराज्य ने इजराइल राज्य पर सीधा सैन्य हमला किया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों का एक विशाल बाराज क्षेत्र भर में दागा गया, जो तेहरान की पहुंच और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्ति प्रदर्शन था। जबकि इजराइल की परिष्कृत वायु रक्षा प्रणालियों ने अपने सहयोगियों द्वारा समर्थित इनकमिंग प्रोजेक्टिल्स के अधिकांश को रोका। मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक प्रभाव इमेंस था। ईरान ने एक दहलीज पार कर ली थी जिसे कई लोग मानते थे कि वह कभी नहीं करेगा, यह साबित करते हुए कि उसके पास इजराइल पर सीधे हमला करने की क्षमता और इच्छा थी। मौलिक रूप से संघर्ष की प्रकृति को बदल रहा था। अप्रैल में आग का यह सीधा आदान प्रदान, जिसके बाद अक्टूबर 2024 में ईरान से एक और मिसाइल बाराज की सूचना मिली, ने क्षेत्र को उच्च अलर्ट की स्थिति में डाल दिया। हमलों और जवाबी हमलों ने एक भयावह फीडबैक लूप बनाया, जहां प्रत्येक पक्ष को दूसरे की आक्रामकता का जवाब देने के लिए मजबूर महसूस हुआ।
प्रत्येक कदम के साथ एक पूर्ण युद्ध का जोखिम उठाना पड़ा। दोनों तरफ और पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए यह तीव्र भय और अनिश्चितता का दौर था। एयरलाइंस ने उड़ानें रीरूट की, वैश्विक बाजार कांप उठे और दुनिया सांस रोककर देख रही थी, डर रही थी कि अगला मिसाइल प्रक्षेपण वह हो सकता है जो एक व्यापक अनियंत्रित कॉन्फ्लैग्रेशन को प्रज्वलित करेगा, जो अन्य विश्व शक्तियों को खींचेगा। 2024 की घटनाओं ने एक गंभीर मोड़ को चिह्नित किया। संघर्ष अब एक निहित गुप्त मामला नहीं था, यह एक सीधा राज्य पर राज्य सैन्य टकराव बन गया था। टिट फॉर टैट हमलों ने प्रदर्शित किया कि क्षेत्रीय स्थिरता कितनी नाजुक थी और दशकों की दुश्मनी कितनी जल्दी खुले युद्ध में बदल सकती थी। वृद्धि ने एक संघर्ष के खतरों को उजागर किया, जहां दोनों पक्ष मानते हैं कि उनका मौलिक अस्तित्व दांव पर है। एक ऐसी वास्तविकता जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोनों एडवर्सरीज को खाई से वापस खींचने और एक ऐसे युद्ध को रोकने के लिए हाथापाई करने के लिए छोड़ दिया जिसे कोई भी वास्तव में नहीं जीत सकता था। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष एक वैक्यूम में मौजूद नहीं है। इसके झटके दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं, महाशक्तियों को खींचते हैं और विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता को धमकी देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के सबसे शक्तिशाली सहयोगी के रूप में संकट से इनेक्स्ट्रिकबली जुड़ा हुआ है। वॉशिंगटन इजराइल को इमेंस सैन्य और राजनयिक सहायता प्रदान करता है, लेकिन यह एक और बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में घसीटे जाने से भी वेरी है, खासकर इराक और अफगानिस्तान में कॉस्टली इंटरवेंशंस के बाद। 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप के फिर से चुने गए प्रशासन के तहत यह तनाव पैल्पेबल है, जबकि इजराइल के खुद का बचाव करने के अधिकार का टैसिटली समर्थन करते हुए अमेरिका फर्स्ट भावना ने एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य बनाया है, जहां एक नए विदेशी एंटेंगलमेंट के लिए बहुत कम एपेटाइट है। जियोपॉलिटिक्स चेस बोर्ड को और अधिक जटिल बनाना रूस है, जो ईरान के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनयिक संबंध बनाए रखता है। मॉस्को का तेहरान के लिए समर्थन इस्लामी गणराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन प्रदान करता है, इसे पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से किसी भी एकीकृत प्रतिक्रिया को जटिल बनाता है। यह अलाइनमेंट ईरान इजराइल संघर्ष को संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए एक और क्षेत्र में बदल देता है, मिसकैलकुलेशन के जोखिम को बढ़ाता है और वैश्विक स्टेक्स को काफी बढ़ाता है। इसके अलावा संघर्ष दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक सीधा खतरा पैदा करता है। हॉर्मुज जल मरुमध्य वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट सीधे आग की रेखा में स्थित है और कोई भी व्यवधान तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है, जिससे दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। विश्व नेताओं की रणनीतिक गणनाओं से परे इस संघर्ष का सबसे विनाशकारी प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। लड़ाई ने इमेंस मानवीय पीड़ा पहुंचाई है, जिससे नागरिकों की मौतें हुई हैं, घरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ है और अनगिनत परिवारों का विस्थापन हुआ है, जिससे क्षेत्र के पहले से ही गंभीर शरणार्थी संकट में इजाफा हुआ है। ईरान से इजराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक तक लाखों लोगों के लिए दैनिक जीवन भय, लॉकडाउन और हिंसा के निरंतर खतरे से पंक्चुएटेड है। ये मानवीय कैटास्ट्रोफी संघर्ष की ग्रिम अनडिनायबल रियलिटी है, एक त्रासदी जो अक्सर मिसाइल हमलों और परमाणु वार्ताओं की सुर्खियों के बीच खो जाती है। इस डार्क और डेंजरस क्षण में आगे का रास्ता डी एस्केलेशन और डायलॉग का होना चाहिए। दुनिया ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण स्तरीय युद्ध का खर्च नहीं उठा सकती। मानवीय जीवन में लागत कैटास्ट्रॉफिक होगी और वैश्विक अस्थिरता की संभावना इमेंस है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और दुनिया भर के नागरिकों ने संयम और कूटनीति पर लौटने का सही आह्वान किया है। हिंसा और प्रतिशोध का चक्र टूट जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षण है जो साहस की मांग करता है, युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। उम्मीद, हालांकि आज 15 जून 2025 को यह कितना भी बेहोश लगे, यह है कि कारण क्रोध पर हावी होगा
और डायलॉग का भविष्य विनाश की वर्तमान वास्तविकता को बदल सकता है।